आप लोग ऑनलाइन ही थे यस सर। और हमको ऑफलाइन कर दिए थे। ये कौन काम किया था? मेरे को आउट कर दिया था, सब अपने मिलके काम कर रहा था। हम क्या बता रहे थे तो आउट हो गए थे? लास्ट क्या शब्द बोले थे हम? तो मास मार्केटिंग मास मार्केटिंग। तो मास मार्केटिंग अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। मर्जर लास्ट बता रहे थे। मर्जर में 2 और मोर कंपनी। आवाज क्लियर है? यस सर। जब 2 और मोर कंपनी कम टुगेदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए एक साथ आके मिलती है, तो उसी को बोलते हैं मर्जर। आगे जब जाएंगे तो आपको अकाउंट्स में मर्जर पे मर्जर अकाउंटिंग पढ़ना होगा, एमालगमेशंस पढ़ना होगा, मर्जर पढ़ना। सर जॉइंट वेंचर और मर्जर में डिफरेंस क्या है? एकदम गुड सवाल। रिश्ता तुम पूछी हो? रिश्ता कौन पूछे सवाल? यस सर हम ही पूछे। ज्वाइंट वेंचर, देखिए ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? फॉर किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, वेंचर खत्म हो गया, मींस रिस्की। जब बिजनेस ऑपरेशंस रिस्की होता है तो हम लोग ज्वाइंट वेंचर करते हैं। लेकिन मर्जर जो क्या होता है, उसमें ज्वाइंट वेंचर में बिजनेस ऑपरेशन साथ नहीं होता है, दोनों का बिजनेस ऑपरेशन अलग अलग होता है। कोई स्पेशल बिजनेस करना है उसके लिए हम लोग ज्वाइंट साथ मिलके काम करते हैं। लेकिन मर्जर में क्या होता है, 2-3 बिजनेस ऑपरेशन, 2-3 कंपनियां एक साथ मिल जाती है, उस कंपनी का एक नया नाम हो जाता है। सपोज ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है और सी लिमिटेड है, तीनों मिल जाती है और इसका नाम हो जाता है एबीसी लिमिटेड। एक न्यू बिजनेस ऑपरेशंस मर्जर इसी को बोलते हैं। ज्वाइंट वेंचर्स में ओनली पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया जाता है, दोनों का बिजनेस ऑपरेशंस अलग होता है। वह एक कैपिटल लगाता है और काम करता है, उसका प्रॉफिट लेता है और घर जाता है। बट जब मर्जर होता है तो कंपनियां साथ हो जाती है, साथ साथ रहने का वादा हो जाता है। इसको थोड़ा सा मैं दूसरे रूप में भी समझा सकता हूं, बच्चे आप लोग अदरवाइज नहीं लेंगे। मर्जर इज ए मैरिज, बट ज्वाइंट वेंचर इज ए लव अफेयर्स। फॉर स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है ये। एंड मर्जर मतलब
जब बोले तो मैरिज मतलब साथ साथ रहने का वादा हो गया, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। राहुल, राहुल, यस सर। आया समझ में तुमको मर्जर? हाँ सर, पूरा समझ में आया। पूरा समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो अपने को अभी एकदम पूछ लीजिए क्वेश्चंस। सर मर्जर में जैसे सारी कंपनीज जब मर्ज करते तो सारी कंपनीज का जो फंक्शन है परफॉर्मिंग वो डिफरेंट होता है या सेम होता है? A different. Operation of business. Okay. I'm just give my time. I'm replying. आवाज को थोड़ा सा म्यूट कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। तो मर्जर 2 टाइप्स का होता है। सेम लाइन ऑफ बिजनेस। 1 मिनट। हाँ सर, मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी सर। प्रणाम कर रहे हैं सर। कह रहे थे कल जो आप यूजर आईडी पासवर्ड हमको दिए थे हिंदी और इंग्लिश मीडियम बैच का। जी सर। अब वही है ना मेन सर? जी सर, मेन वही है। हाँ जी। तो सर उसको थोड़ा सा इसलिए कि हम सर बहुत सारा फॉर्म लेकर के बैठे हुए हैं। ओके सर। नए बच्चे मिल रहे हैं हमको। ठीक है सर। तो सारे बच्चों को हम क्लासेस पे डाल रहे हैं। ठीक है सर। तो उन लोगों को तो यूजर आईडी, बिहार बोर्ड में बहुत सारे बच्चों को यूजर आईडी पासवर्ड ही बताना पड़ता है। ओके सर। डालने के बाद तो सर भेज दिया जाना है कि हम ही सस्पेंड कर दे? बच्चों को भेज नहीं, तो मैं इसको सर भेज दिया हूँ। क्या नाम है, अभी तो मैं क्लास ले रहा था। क्या अंजलि को भेज दिया हूँ। अंजलि को भेज दिए हैं? जी सर। ठीक है सर। उसको क्लासेस वाले पेज पर डाल दिया जाए? हाँ, हम आधे घंटे में सर क्लास ओवर करते हैं तो डालते हैं, और फिर बच्चे से उसको उसमें लिंक भी डाल देंगे। जो यूजर आईडी डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली क्लिक करेगा और उसको जो है पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो अंजलि को भेज दिया जाने की फोन तो बात करेगी। हाँ नहीं, हम भेज दिया, हमसे फोन की थी तो हम भेज दिया सर। ठीक। ओके सर। ठीक है। मर्जर कोई जरूरी नहीं है जो मर्जर सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में ही हो, डिफरेंट बिजनेस में भी हो। अब देखिए, एक पावर सेक्टर कंपनी है, बात को समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इज्जत वाला क्वेश्चन है। एक एनटीपीसी कंपनी है जो पावर जनरेशन करती है, तो इसको रॉ मटेरियल्स में कोयले की जरूरत है। तो ये मर्जर किसके साथ कर सकती है? जो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है, जो पावर जनरेशन का काम करती है, उसके साथ मर्जर कर लेगी अपने आप को। और नहीं तो दूसरा जो कोयला बनाती है, कोयला का जिसके पास खादान है, उसके साथ मर्जर कर लेगी। अब बिजनेस मर्ज हो गया तो अब रॉ मटेरियल्स के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो मर्जर इज ए स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या है? आइदर रॉ मटेरियल कंजम्पशन उससे मिल जाए, एंड दूसरा हो सकता है मर्जर इस तरह का होता है। सपोज टाटा कंपनी है। अब टाटा कंपनी आयरन ओर का उसका माइंस भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अब इनका क्या होगा? अब इनका जो फिनिश गुड्स है उसका कंजम्पशन बाहर सेल होता है, तो ऐसे कंपनी के साथ मर्जर कर लेगा जो आयरन ओर का मास कंजम्पशन करता है। तो मर्जर 2 तरीके का हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस में हो, डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस में देखा जाता है। आप कैसे परसीव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके यस सर। ओके। अब मैं मर्जर में रिलायंस कंपनी जो है सो एवरी ईयर कोई ना कोई कंपनी को बाई करता रहता है, मर्जर करता रहता है, अपने में मिलाता रहता है। तो बड़ा जिसको बनने का ये होता है ना सपना, बड़े बनने का सपना, तो छोटे को अपने अंदर मिलाते चलता है। तो अभी अपने बात करेंगे मर्जर के बाद मिशन ही है ना, मिशन लॉन्ग टर्म मार्केट शेयर। मर्जर हो गया, इसके बाद हाँ मिशन ही है। तो मिशन होता क्या है? आपका भी जीवन का एक मिशन होगा, वैसे ही बिजनेस फॉर्म का एक मिशन होता है। आइडेंटिफाइज स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, मतलब कैसे कस्टमर के लिए काम करना है, कौन से मार्केट में काम करना है, कस्टमर कैसे प्रोडक्ट को, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना है, और
वैल्यूज, अपने प्रोडक्ट का क्या वैल्यूज रिफ्लेक्ट करना है मार्केट को, किस चीज पे प्रायोरिटीज देना है। देखिए कोचिंग इंडस्ट्री में दो तरह के, कई तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो एक का काम है बच्चे से पैसा लेना, बच्चे से पैसा ले लिए, उसमें क्वालिटी डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, पैसा ले लिए, फीस ले लिए, अब उसका मैटर है वो कैरियर को जैसे जीना चाहे जी ले। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, दे आर लिस्ट बदर, फीस तो सबको चाहिए, पैसा तो सबको चाहिए भैया, बट दे आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी, बच्चे के कैरियर के प्रति सजगता है। तो अब मिशन से मतलब ये है, जो आपका मिशन क्या है, शॉर्ट टर्म मिशन है कि लॉन्ग टर्म मिशन है। अगर क्वालिटी है, और क्वालिटी इंप्रूव करना भी नहीं, क्वालिटी है जो क्वालिटी, उस क्वालिटी को इंप्रूव भी करना होगा टाइम टाइम एंड अगेन, तभी मार्केट में टिक पाएंगे कोई भी। तो मिशन पूरा करने के लिए आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ता है, वैल्यू रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। नीचे मार्केटिंग कहने का मतलब होता है नीचे, हिंदी से वर्ड आया है नीचे। नीचे का मतलब क्या होता है, जो नीचे है, जो गिरा हुआ है, जिसका जगह कहीं नहीं है। तो नीचे मार्केटिंग यहाँ पे बोलता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए कंपैरेटिवली, पहले मैं बोल देता हूँ, मैं जो जानता हूँ बोल देता हूँ, फिर पढ़ूंगा। ऐसा मार्केट जहां पे कस्टमर डिमांड है बट ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वो ऐसा कोई सर्विस ही नहीं है। तो नीचे मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट्स एंड डिसाइड टू कंसेंट्रेट देयर एफर्ट्स। जैसे आटा नूडल्स फॉर हेल्थ कॉन्शियस, तो पहले नूडल्स तो था, पर आटा नूडल्स रामदेव बाबा ने बोला ये ज्यादा हितकारी, और जो नूडल्स मैदे का है, मेरा वाला आटे वाला है, और आटे वाला अभी कोई नहीं बनाता है। तो रामदेव बाबा ने किया नीचे मार्केटिंग, नीचे मार्केटिंग, पतंजलि ने किया नीचे मार्केटिंग। तो नीचे मार्केटिंग फर्स्ट टाइम कोई न्यू प्रोडक्ट को लेके जब आते हैं उसी को बोलते हैं नीचे मार्केटिंग। अपॉर्चुनिटी, जीवन में अक्सर अपॉर्चुनिटी का खेल है। अपॉर्चुनिटी मिला उसको इस्तेमाल कर लिया, आगे बढ़ जाएगा। अपॉर्चुनिटी मिला, सोचता रह गया, झक मारेगा। अपॉर्चुनिटी अपने को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, आज कोविड आने से बहुतों को अपॉर्चुनिटी भी मिला, बहुतों को थ्रेट भी मिला। हमने इसे अपॉर्चुनिटी लिया, लॉकडाउन हुआ, घर में बैठा, मैंने बोला यार घर में बैठना तो अपने को दुश्वार है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमने कुछ ऐसा किया, कंडीशंस ऐसा किया, अपने आप को एडवांटेजेस पोजीशंस में लाया, नए फीचर्स के साथ आया। तो दिस इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी। मतलब मार्केट में ऑलवेज अपॉर्चुनिटी, थ्रेट भी है, इसको हम थ्रेट लेके भी बैठ सकते थे, अरे भैया अब क्या होगा, घर में बैठ गए, अब तो कोई काम धंधा ही नहीं है। तो नया तरीका निकाला, स्टे होम, बी सेफ, स्टे सेफ एंड अपॉर्चुनिटी, दिस इज अपॉर्चुनिटी। पर्सनल सेलिंग, जब हम ओरल कम्युनिकेशन करके भेजते हैं माल को पोटेंशियल बायर को विथ इंटेंशंस ऑफ मेकिंग सेल, द पर्सनल सेलिंग में फोकस इनिशियली ऑन डेवलपिंग ए रिलेशनशिप। सपोज ए पर्सनल सेलिंग जनरली आता है इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेंस से आप तभी बेच सकते हैं, इंश्योरेंस बेचने से पहले उस व्यक्ति के साथ आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, अच्छा रिलेशनशिप। फिर उसको आप कन्विंस करते हैं, उसको लगता है आपको जो भैया पोटेंशियल बायर है, इंश्योरेंस खरीद सकता है, तो अटेम्प्ट करते हैं एंड सेल को क्लोज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल सेलिंग। और पर्सनल वजह से ही सेल हो पाती है इंश्योरेंस।
एक और होता है ना घर घर में जाके जो बेचता है ना सामान। दो चार टर्म है, इज्जत वाला टर्म है, इसको सीख के जाएंगे। इस पे अभी ज्यादा फोकस करेंगे। अभी चार बात अभी जो करेंगे हम लोग, इस चार बात पे आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। पहले मैंने एंटी डंपिंग के बारे में आपकी क्लास में बात किया था। तो करता क्या है, प्री इम्प्टिव प्राइसिंग, मिस प्राइसिंग को प्री इम्प्ट करना। एक ऐसा स्ट्रेटजी है जहां पे प्राइस को लो किया जाता है, लो प्राइसेस, इन ऑर्डर टू डिस्करेज पोटेंशियल्स न्यू एंट्रेंट्स टू द सप्लायर्स मार्केट। जो बड़ी कंपनियां होती है, बड़े प्लेयर्स होती है, अपना प्राइस इस ढंग से फिक्स करती है, जो छोटे छोटे व्यापारी मार्केट से निकल जाते हैं या आने का हिम्मत नहीं करते, उनको प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि बड़े के पास फाइनेंशियल पावर होता है, परचेजिंग पावर होती है, नेगोशिएशन पावर होता है। उसके द्वारा वो लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट को बाय करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। तो छोटे के लिए मुश्किल होगा, छोटे को शॉर्ट स्मॉल मार्जिन पे काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि स्मॉल मार्जिन करने का मतलब बड़े के लिए स्मॉल मार्जिन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो बड़ा सा अमाउंट हो जाएगा, तो वो मार्केट में टिक सकता है। तो इसी को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। अब आते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस। आगे भी बात कर रहे थे, देखिए वो बात फिर से आ गया। बॉटल वाटर इज प्राइस डिफरेंटली इन शॉपिंग मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स। अगर शॉपिंग मॉल्स में मिनरल वाटर्स खरीदेंगे तो 40 रुपया ले लेता है, 35 रुपया लेता है, और वही पान के दुकान में खरीदेंगे तो 15 रुपया से 20 रुपया लेगा। तो दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू प्लेस। अगर जब कस्टमर से चार्ज करता है डिफरेंट, कस्टमर से चार्ज करता है डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, प्राइस ये बच्चे लोग इकोनॉमिक्स में भी ये शब्द आएगा, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, सारे फाउंडेशन के बच्चे, आपको तो इकोनॉमिक्स है, इसको समझ के जाइएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता क्या है, फर्म क्या करती है, चार्ज करती है डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, आइडेंटिकल गुड्स के लिए। उसके साथ कॉस्ट का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने का मतलब ये होता है, ये डिमांड को मेजर किया जाता है। रेस्पॉन्सिवनेस, आपने इलास्टिसिटी मतलब 1 रुपया प्राइस परिवर्तन होने से डिमांड में, प्राइस चेंज होने से कितना का परिवर्तन होगा डिमांड में, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए चेंज इन डिमांड with the product following a change in its own price। तो प्राइस इलास्टिसिटी 5 तरह का होता है, वो मेरे को यहाँ पढ़ना नहीं है। यूनिट हो सकता है, अर्क इलास्टिसिटी हो सकता है, वो सब आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते रहेंगे। मेरे को यहाँ पे सिर्फ बताना था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चेंज इन प्राइस के वजह से चेंज इन डिमांड में जो रेस्पॉन्स आता है इन परसेंटेज टर्म्स, that is called as price elasticity of demand। अब आते हैं प्राइस स्कीमिंग। स्कीमिंग करने का मतलब होता है, कभी देखिए घर में दही से मक्खन निकालते हुए, पेर के उसको मक्खन निकालते हैं हम लोग। तो जब कंपनी पहली बार कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है मार्केट में, तो प्राइस ज्यादा रखती है, प्राइस स्कीमिंग करती है, हायर प्राइस चार्ज करती है, निचोड़ के नींबू से रस निकालती है। क्यों करती है ऐसा, मैं बता रहा था, कभी बताया होगा। 2002 में सैमसंग का एक R220 मोबाइल आता था, R220, जिसमें सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग SMS फीचर्स था। उस समय में दाम उसका हुआ करता था 7,500। लेकिन सर 7,500 में तो आज बढ़िया बेहतरीन मोबाइल फोन आ जाता है। हाँ जी,
क्योंकि जब कोई कंपनी है पहली बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, R&D करती है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में, तो उसका वो चाहती है जो उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उसका जो इन्वेस्टमेंट लगा है वो अर्ली टाइम में रिकवर्ड हो जाए। तो इसी को बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। उसके लिए वो चार्ज करती है रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर शॉर्ट टाइम। जहां पे न्यू इनोवेटिव 2002 में मोबाइल भारत में आया था, 1900 मतलब 2002 के आसपास मोबाइल इंडिया में आई थी, इनोवेटिव मच इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। तो कंपनियां क्या करती है, प्राइस स्कीमिंग करती है, हाई प्राइस। तो सिर्फ समझना है बच्चे यहाँ पे प्राइस स्कीमिंग में रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर ए शॉर्ट टाइम। जब न्यू प्रोडक्ट या इनोवेटिव प्रोडक्ट आती है तो प्राइस स्कीमिंग कंपनियां करती है। जितना घी से दही से मक्खन निकाल लेना चाहती है वो निकाल लेती है। प्राइस के बारे में कोई बात ही नहीं करना है मेरे को। पब्लिसिटी, अरे भैया पब्लिसिटी क्या होता है भैया, 10 लोगों का जानना पब्लिसिटी होता है। कंपनी कुछ ऐसा प्रमोशनल एक्टिविटीज करती है, डिजाइन करती है, जिससे प्रमोट करती है अपने बिजनेस को। मीडिया कवरेज, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिसिटी। सेल्स प्रमोशंस, कंपनियां टाइम टू टाइम कुछ एक्टिविटी करती रहती है, अपने सेल को बूस्ट करने के लिए कुछ फ्री भी बांटती है, कुछ कंपेन करती है, PR एक्टिविटी करती है, फ्री सैंपल देती है। हॉर्लिक्स के साथ ITC की कॉपी मिलती है यार, कभी कभी मग मिल जाता है, शैम्पू खरीदेंगे तो कुछ और फ्री मिल जाता है साथ में उसके साथ। तो फ्री सैंपल कंपेन चलता है। कभी कभी डिमोन्स्ट्रेशंस भी चलता है रोड साइड में। कंपनियां नए नए प्रोडक्ट जब लॉन्च करती है तो डिमोन्स्ट्रेट करती है, पब्लिक को बताती है देखिए मेरे सामान में क्या गुण है। खास तौर से कार क्लीनिंग का, जब भी पेट्रोल पंप पे आप फ्यूल भराने जाएंगे तो कार को वॉश करने का वो टेक्नोलॉजी बताता रहता है, उसके लिए सामान बेचता रहता है। एग्जीबिशंस, मेला जो लगता है ना, मेला, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फेयर्स लगते हैं, एग्जीबिशंस। तो हर कंपनियां अपनी अपनी प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आती है, कस्टमर को बताती है देखो मेरे नए प्रोडक्ट में कौन कौन से नए फीचर्स हैं। प्राइस स्कीम लेके आती है, टेम्पोररी प्राइस रिडक्शंस करती है, डोर टू डोर कॉलिंग करती है, टेलीफोन सेलिंग करती है, लेटर भेजती है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन को समझे हम लोग। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, जब कम समय के लिए कोई ऑब्जेक्टिव होता है उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। जो 1 साल के अंदर की ऑब्जेक्टिव होती है, 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, इसको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। स्टेक होल्डर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर करने का मतलब पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स दैट हैव इंटरेस्ट इन आउटकम्स ऑफ ए फर्म्स ऑपरेशंस। तो एक कस्टमर का भी स्टेक होल्डर्स होता है, एक क्रेडिटर्स भी, बैंक भी, सरकार भी, ऑल आर स्टेक होल्डर्स। सारे को हम लोग शेयर होल्डर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनका भी उस फर्म में, उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ढंग का इंटरेस्ट है आउटकम ऑफ ऑपरेशन से, तो स्टेक होल्डर उनको बोलते हैं। सरकार जानती है, सरकार भी, गवर्नमेंट, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कमाएगा तभी तो टैक्स देगा, तो उनका भी इंटरेस्ट है टैक्स में, तो दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स। एम्प्लॉई इज ऑल्सो स्टेक होल्डर्स। क्रेडिटर्स, डेटर्स, अब बस 2-4 बातें बची है बच्चे। स्ट्रेंथ, ऑब्वियस बात है। वीकनेस, एक हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं शॉर्ट एनालिसिस, SWOT
T. Strength, weakness, opportunity and threat. तो ऑलवेज आपके पास जो स्ट्रेंथ है, हर बच्चे में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होता है। किसी का थ्योरी अच्छा, किसी का प्रैक्टिकल अच्छा, किसी का मैथ अच्छा, किसी का रिटन अच्छा, किसी का इंग्लिश अच्छा, किसी का लिटरेचर अच्छा, किसी का मेमोरी अच्छा। तो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को यूज करके आपके अंदर जो कमी है उसको रिड्यूस करना ही कहलाता है। तो आपके अंदर जो स्किल है, आपके पास जो रिसोर्स है, आपके पास जो एडवांटेज है, यह को कैसे आप कॉम्पिटिटिव, आपका जो कॉम्पिटिटर्स है उसको यूज करते हुए, अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हुए आप कैसे अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं, सर्व करते हैं नीड ऑफ कस्टमर, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। टारगेट मार्केटिंग, जब किसी खास ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए जब कोई हम मार्केटिंग करते हैं उसके लिए बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग। सपोज जब भी 10th का एग्जाम होता है तो जो 10th पढ़ाने वाले हैं वो अपना पंपलेट बंटवाते हैं, जो प्रोफेशनल स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हैं तो 12th वाले एग्जाम सेंटर पे बंटवाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज टारगेट मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग, जो फोन के द्वारा जो मार्केटिंग होता है, टेलीफोन टू कंडक्ट इंडिविजुअल्स अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस और सपोर्ट जो मिलता है, टेली मार्केटिंग कहलाता है। टेस्ट मार्केटिंग, कंपनी कभी कभी नहीं, अक्सर कोई भी फुल फ्लेज प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले टेस्ट मार्केटिंग करती है। कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में लाती है और कस्टमर का डिमांड देखती है, सैंपल देती है कस्टमर को। अक्सर देखते होंगे आप सामान के साथ कभी न कभी कोई फ्री में सामान रहता है, नया सामान रहता है, आप उसको यूज करते हैं, समझते हैं, उसकी प्रोडक्ट की खासियत को समझते हैं। तो एज ए सैंपल, कंपनी नया प्रोडक्ट जब लॉन्च करना चाहती है तो पहले सैंपल के रूप में बांटती है फ्री, जिससे उसको मार्केट के बारे में पता चले और अपने कस्टमर का रिएक्शन को समझ सके। तो दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट मार्केटिंग। एंड जब मार्केट को टेस्ट कर लेते हैं तो अभी स्ट्रेंथ अभी आ जाता है तुरंत थ्रेट्स। तो थ्रेट्स अभी स्ट्रेंथ, वीकनेस, हर कोई के अंदर कुछ ना कुछ कमी होता है। किसी का मैथ कमजोर होगा, वैसे ही हर मैन्युफैक्चरर के पास कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। तो अपने वो जो थ्रेट है उस थ्रेट को कैसे प्रिवेंट करे, रोके, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मान लीजिए आप लोगों को फाउंडेशन पास करना है, कोई मैथ में कमजोर है, कोई थ्योरी में कमजोर है, कोई इंग्लिश में कमजोर है, तो हर के लिए कुछ ना कुछ थ्रेट है। तो अब एग्जाम पास करना है, आप फेल ना करें, उसके लिए आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज करके आप इस थ्रेट को मिनिमाइज करेंगे। थ्रेट टू वन बिजनेस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू द अदर। अगर किसी के लिए कोई थ्रेट है तो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है। अभी हम बहुत देर पहले आज की क्लास में बात किए होंगे यूएसपी। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट में कोई यूएसपी लेके आती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस। जब वो मार्केट में जाती है कस्टमर के पास तो बोलते देख मेरे प्रोडक्ट में ये खासियत है जो उस प्रोडक्ट में नहीं है। और टीवी पे भी जब प्रचार आता है तो खासतौर से टेलीकॉम कंपनी प्रचार करने का कुछ तरीका होता है, अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करती है, बोलती है देख मेरा सामान जो दूसरे में नहीं है। तो इसी को बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशंस। देखिए SWOT में तो बताते बताते सारा ही, अब वीकनेस यहाँ पे दे दिया। हमने स्ट्रेंथ पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी पढ़ा, थ्रेट पढ़ा, अब वीकनेस पढ़ा। हर का कोई ना कोई लिमिटेशंस होता है, लैक ऑफ स्किल्स होता है, लैक ऑफ रिसोर्स हो सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज की लिमिट हो सकती है, जो फर्म के इफेक्टिवनेस को, परफॉर्मेंस को इंपीड्स करता है, मतलब रोकता है, स्टॉप करता है। दिस इज ऑल अबाउट वीकनेस। आपको सफल होने में, फाउंडेशन पास करने में जो बाधाएं आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज वीकनेस। तो लास्टली
वीकनेस से मैं बताना चाहूंगा, अपने वीकनेस को दूर करो, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको इनकैश करो। तो मार्केटिंग का खत्म हो गया, अब बचा हुआ बैंकिंग। बैंकिंग जो है सो कल मॉर्निंग में अदर बच्चे की भी क्लास है,